साथियों नमस्कार, स्वागत है द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। मैं पटल अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपनी ये जो है यूट्यूब पर अंतिम क्लास होगी अपनी लिटरेचर पार्ट की सेकंड ग्रेड के लिए। इसके बाद जो भी प्रयास किए जाएंगे समय समय पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आज जो है लगभग कल आपको 40 प्रश्न करवाए थे, आज आपके लिए 39 प्रश्न और लेकर आया हूँ। टोटल जो है 79 प्रश्न आपके हो जाएंगे लिटरेरी पीरियड, एजेस और मूवमेंट्स के। तो मोर देन इनफ रहेंगे और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई बात सीख भी लोगे, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है इस MCQ सीरीज़ में। और मेरी टीम जो है अजय कंबोज जी, सचिन सारन जी, रियाना खान जी, अलका सोनी जी, विजय भारद्वाज जी, अंकिता चौधरी जी, रुचिका शर्मा जी, विनोद डागर जी और सुचित्रा चौधरी जी, दीपक कुमार जी, इन सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार, इन्होंने इतनी मेहनत की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 41 पर आपको लेकर चलता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपका और मेरा। और आपके जो भी ये पूरी जो सीरीज चली इसको लेकर जो भी आपके विचार हों, आप कमेंट में बताना मेरे को कि आपको आज तक जितनी भी क्लासें करवाई मैंने आपको कैसी लगी। तो मैं थोड़ा सा और प्रयास करूँगा अगर सुधार की आवश्यकता हुई तो। हु रोट द इन्फ्लुएंशियल सिंबलिस्ट मैनिफेस्टो टाइटल्ड सिंबोलिज्म इन 1886। तो ये जो है रचना किसने की, सिंबोलिज्म इन 1886, ये प्रश्न है, ठीक है। चार्ल्स बॉडेलेरे, स्टीफन मेलार्मे, आर्चर रिम्बाउड या पॉल वर्लेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उत्तर गैस कर लिया होगा। आंसर ये है चार्ल्स बॉडलेरे जो है, इन्होंने इस वर्क की रचना की थी, सिंबोलिज्म इन 1886। ओके। द सिंबोलिस्ट मूवमेंट एमर्ज इन द लेट, कौन सी सेंचुरी में आया सिंबोलिस्ट? अंतिम शताब्दी के किस अंत में आया? 19वीं शताब्दी के अंत में आया ना। तो आपको डेट भी, ईयर भी पता होना चाहिए, डेट तो नहीं, ईयर पता होना चाहिए। सम ऑफ द जैकोबियन एज प्ले राइट्स पर प्रोलिफिक, वन ऑफ देम क्लेम टू हैव रिटन 200 प्लेज, द प्ले राइट इज। तो उस लेखक का नाम बताओ, प्ले राइट का नाम बताओ जिसने 200 प्लेज लिखे, जो ये वो जो है राइटर क्लेम करता है। जॉन फोर्ड, फिलिप मैसेंजर, थॉमस डेकर या थॉमस हेवुड। तो जैकोबियन एज से सवाल है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है डी, थॉमस हेवुड साहब जो है इन्होंने 200 प्लेज लिखे ऐसे ये क्लेम करते हैं। और अगला प्रश्न जो है 44वां प्रश्न, हु वाज द फॉरमोस्ट पोएट ऑफ जैकोबियन एज। सबसे फेमस पोएट कौन था जैकोबियन एज का? मिल्टन, चार्ल्स बेकन, जॉन डन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो आप जानते ही हैं साथियों, जॉन डन साहब जो है काफ़ी फेमस हुए थे इस एरा में, फॉरमोस्ट पोएट थे जैकोबियन एज के। तो जॉन डन साहब को याद रखना। और मेटाफिजिकल मूवमेंट से भी रिलेट करते हैं। आज आवाज़ थोड़ी इसलिए कम है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपको मैंने वादा किया था कल कि मैं आज क्लास दूंगा, तो इसीलिए दे रहा हूँ। तो मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। और आज आपका सेकंड ग्रेड का ये लिटरेचर का पूरा कोर्स जो शुरू किया था और पूरे डेडिकेशन से मैंने ख़त्म करवा दिया। आप सभी तो बधाई के पात्र हैं, 1200 सब्सक्राइबर हो गए, इसी के लिए भी आपका धन्यवाद, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह और कर सको तो कर देना, शेयर वगैरह नहीं करो तो आपकी इच्छा है। वट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द रेग्न ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट कब से जो है राज करना शुरू करते हैं और कब ख़त्म करते हैं? ये जैकोबियन एज का ही सवाल है, कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। आंसर बी है जैकोबियन एज। जब ये जेम्स वन गद्दी पर बैठते हैं 1603 में और 1625 में ये जो है एज खत्म हो जाती है। तो जैकोबियन एज का ही सवाल पूछा है एक प्रकार से। इन विच ईयर किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल अपीयर्ड इन। तो जेम्स साहब का जो बाइबल का वर्जन आया था वो कब आया था? 1605 में, 1604 में, 1612 में या 1611 में। तो इसका ईयर भी पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए। आंसर डी रहेगा, 1611 में आया था, ठीक है। तो सारा ने आप बात ध्यान होनी चाहिए भैया, जे नौकरी लागनो है तो बाइबल को जो वर्जन है जेम्स किंग जेम्स वालो वो कद आयो? 1611 में आयो, ठीक है। तो ध्यान रखिए सारा, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी। इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी का फादर किसको कहते हैं? जॉन डन, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन या शेक्सपियर को।
कॉमेडी शब्द जो आया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो जो बेन जॉनसन साहब जो हैं ये जाने जाते हैं इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी के लिए, और इनके फादर भी कहलाते हैं। 48 नंबर सवाल जो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पोएट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट शब्द जो टर्म है ये किसने दिया, उसका नाम बताइए। जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल। तो आप कंफ्यूज होंगे तो ड्राइडन और जॉनसन में से होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ, उत्तर नंबर बी होगा, जॉनसन साहब इसका उत्तर होंगे। इनका एक वर्क था लीव्स ऑफ ऐसा कुछ था, वो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में क्या बात गलत है। They were lyric poets. They belong to 17th century. The term was coined by Dr. Johnson. They wrote basically about nature. तो नेचर के बारे में तो ये नहीं लिखते थे, है ना। ये तो ऐसी भावनाओं विचारों के बारे में लिखते थे जो कि सुपर नेचुरल चीज़ें होती थी, है ना, सोच समझ से परे लिखते थे। बाकी ऊपर वाली 3 बातें आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इन डैश डैश वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट। तो प्रश्न आ गया, और उस वर्क का नाम आप जानते भी होंगे अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, और अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी आप ये मान लें कि आपने तैयारी नहीं की है, अगर आपको इस वर्क का नाम नहीं पता है तो आप दूसरों से बहुत पीछे हैं, है ना। लिव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, द पेट्रियट, प्लान फॉर ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज या द लिटरेरी मैगजीन। तो बिल्कुल फेमस वर्क है ये नंबर जो है, लिव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ठीक है, इसका आंसर शायद नहीं लिखा, लेकिन आंसर ए है इसका। 51 नंबर प्रश्न, हु पोएट डैश डैश पोएट वाज द चैप्टर of lives of most eminent English poet created on in which the term metaphysical poet was used by Samuel Johnson। तो कौन से चैप्टर, किस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर जॉनसन साहब, बेन जॉनसन, सॉरी सैमुअल जॉनसन साहब लिख रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना, सैमुअल जॉनसन और बेन जॉनसन के बीच का जो डिफरेंस है ना। कई बार प्रश्न में आपको बेन जॉनसन और सैमुअल जॉनसन में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ये भी किसी साथी ने मेरे को बताया था, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही टेक्निकली बात है, आप इस बात पे गौर करना। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने जो है किसके बारे में बात कर रहे थे, तो बिल्कुल जो है अब्राहम काउली के बारे में बात कर रहे थे, तब इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स जो है शब्द यूज किया था। फ्रॉम द फॉलोइंग पोएट्स सेड अबाउट जॉन डन ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज वर्सेस वेयर नेचर ओनली शुड रिग्न। तो ये जो है एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर जॉनसन साहब आंसर नहीं होंगे, एंड्रयू मार्वेल भी नहीं होंगे, हेनरी वोगन भी नहीं होंगे। जॉन ड्राइडन साहब जो है ये बात यूज़ करते हैं कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये जॉन डन के बारे में कहते हैं ड्राइडन साहब। विच एज इज कॉल्ड द एज ऑफ वार और द एज ऑफ डिप्रेशन। एज ऑफ वार किसको कहते हैं, एज ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं। विक्टोरियन, एलिजाबेथन, नियो क्लासिकल या मॉडर्न। तो बिल्कुल मॉडर्न। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, है ना। द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म वाज कॉइंड बाई। इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म किस से संबंधित है, ये भी पता होना चाहिए। तो मॉडर्न एज से संबंधित है। अल्फ्रेड क्रॉसबाई, लॉरेंस बेल, वंदना शिवा या पॉल फ्राई। अल्फ्रेड क्रॉसबाई जो है इसका करेक्ट आंसर होंगे। द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म जो है अल्फ्रेड क्रॉसबाई ने दिया था। और आप मेरे को ये कंफर्म बताएंगे कि क्या ये मॉडर्न से संबंधित है या पोस्ट मॉडर्न से संबंधित है। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, इससे आपको भी याद होगा और मुझे भी आप कोई नई बात बता सकेंगे। When was E.M. Foster's novel A Passage to India first published? A Passage to India E.M. Foster का पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 10 में, 1959 में, 2019 में या 1924 में? तो 2019 में तो होना पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। 1924 में हुआ था, तो याद रखना। द फेमस मॉडर्निस्ट एस्से ए रूम ऑफ वंस ओन वाज रिटन बाई। तो मॉडर्निज्म का सवाल है, फेमस है ऐसे ए रूम ऑफ वंस ओन, ये किसने लिखा था। रस्किन बॉन्ड, वर्जीनिया वुल्फ, अरुंधति रॉय, विलियम हेजलिट। तो वर्जीनिया वुल्फ का ये वर्क है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीडीएफ इसकी मैं आपको टेलीग्राम पे तुरंत दे दूंगा, अभी इस क्लास के तुरंत बाद, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप और द इंग्लिश लेबोरेटरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और अपनी तैयारी बेहतर कर लेना, ठीक है।
ए मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ, अरुंधति रॉय या जॉन गेल्सवर्दी? तो बिल्कुल जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है ए मॉडर्न कॉमेडी। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि तबीयत खुद की भी खराब है और आपको क्लास देनी जरूरी है, और पूरा दिन जो है मैं काम करता हूँ, तो क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। द स्टार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज लिंक्ड विद द एंड ऑफ विच वार? किस युद्ध के समाप्ति के पश्चात पोस्ट मॉडर्निज्म एज जो है स्टार्ट हो जाती है? 100 ईयर्स वॉर के बाद, क्लोन वार के बाद, चार्ली विंसन वॉर के बाद, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? तो ये तो आसान सा प्रश्न है और ऑप्शंस में जरूर आपको ऐसे ही दिखाने के लिए होगा, पर आपको अपने ज्ञान पर विश्वास रखना है। वर्ल्ड वार सेकेंड ही इसका उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऐसे रिटन बाय जॉन्स बार्थ? कौन सा ऐसे जो है जॉन्स बार्थ के द्वारा लिखा गया? तो ये कौन सी एज से संबंधित है ये भी आप मेरे को बताएंगे। द डेथ ऑफ द ऑथर, द लिटरेचर ऑफ एग्जॉस्शन, रनिंग ऑन एम्प्टी या ऑल गुड थिंग्स? इन चारों में से कौन सा वर्क जॉन बार्थ के द्वारा लिखा गया है और ये किस एज से संबंधित है, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बता देता हूँ। द लिटरेचर ऑफ एग्जॉस्शन जो है जॉन बार्थ के द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ दीज बुक्स बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ ए लीगल ट्रायल? कौन सी बुक थी जिसको जो है लीगल ट्रायल जो है न्यायिक समीक्षा के लिए जो है देखा गया? कौन सी बुक थी? नेक्ड लंच, फास्ट फूड स्टेशन, नो फ्रिल्स फूड या बेसिक ब्रंच? तो नेक्ड लंच जो बुक थी उसका जो है ट्रायल किया गया था, लीगल ट्रायल। Which who's that did Raymond Fiderman see as marking the end of postmodernism era? किसकी मृत्यु को जो है रेमंड साहब जो है कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद पोस्ट मॉडर्न एरा खत्म हो गया था? डेविड फोस्टर वेलेस, सैमुअल बेकेट, कर्ट कोबेन या एंडी वारहोल? तो एक बढ़िया नाम है सैमुअल बेकेट साहब, इनको याद रखना। इन विच नॉवल डज वन करेक्टर से वंस यू आर सीन द साइंस अबाउट द बार्न इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सी द बार्न? तो इन एक करेक्टर कहता है, किस नॉवल में कहता है ये बात कि वंस यू आर सीन द साइंस अबाउट द बार्न इट बिकम इम्पॉसिबल टू सी द बार्न? तो ये जो है एनिमल फार्म में, वाइट नॉइस में, नियो रोमांसर में या मिसेस बिगल विगल्स फॉर्म में, कौन सा नॉवल में ये बात कही गई है? तो उत्तर है इसका बी, वाइट नॉइस नाम का एक नॉवल है उसमें ये बात कही गई है, फेमस कोट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसा? रेनेसा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? Renaissance actually started in Europe by Dante, Boccaccio, and Petrarch. However, it became popular in Italy during the Elizabethan period. तो ये पॉपुलर एलिजाबेथन में हुआ, बात तो सही है। ब्यूटी एंड ट्रूथ इन वर्ड्स, English court life and the opinions of noble patrons had a profound influence on the direction of arts. तो ये बात तो सही नहीं लग रही है, बाकी देखते हैं। द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसा वर द पोएम एंड द ड्रामा। हाँ, तो ये तो ठीक लग रही है। तो उत्तर ए जो है स्टार्ट इटली में हुआ था, पॉपुलर यूरोप में हुआ था। तो ये बात आप देख लेना, ठीक है। पॉपुलर इटली में दिया गया है, जबकि ये जो है ट्रिकी सवाल था। तो मैं भी जो है गलत कर सकता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ साथियों, और ना ही मैं जो है कि ऐसे प्रश्न बनाता हूँ कि पहले से पढ़ के आ जाऊँ और आपको एज इट इज़ रट्टा लगवा दूँ। ऐसा मेरे से तो नहीं होता, और मैं भी कुछ सीखने की प्रयास करता हूँ और साथ में आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मेरे से भी गलती हो गई, मेरे से प्रश्न गलत हो गया ये। तो ये जो है जिन्होंने भी ये प्रश्न बनाया उनका धन्यवाद। ये स्टार्ट इटली में हुआ था और यूरोप में पॉपुलर हुआ था, और बाकी आप इसकी पीडीएफ में बाकी चीज़ें जो है याद कर लेना। द इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर इज मार्क्ड बाय 4 पीरियड्स, चूज द रॉन्ग वन। तो कौन सा जो पीरियड है रेनेसा से संबंधित नहीं है, है ना? पीरियड ऑफ प्रिपरेशन 1500 to 1579, इट वाज यूथ ऑफ रेनेसा। And Elizabethan period 1579 to 1602, it was the manhood of Renaissance. Jacobean period 1603 to 1625, it was the middle age of Renaissance. या फिर द कैरोलिन पीरियड 1620 to 1660, it was the last phase of English Renaissance। यह सभी करेक्ट हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको आपको रट्टा मार के रखना है, सारी बातें जो है करेक्ट हैं। ये सारे पीरियड याद रख लेना, प्रिंट निकलवा लेना इस पीडीएफ का, और अच्छे से तैयारी कर लेना भाई।
सारे नौकरी लग जाना और गुरु दक्षिणा वहीं पे दे देना मेरे को। जब आप नौकरी लग जाओ, ज्वाइन कर लो, तो जो भी आपकी गुरु दक्षिणा हो, मिठाई हो, पैसे हो, गिफ्ट हो, जो भी हो, मैं तभी आपसे लूँगा। ओके, फिलहाल के लिए आपके लिए सब कुछ जो है ये क्लासेस फ्री हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू रेनेसा? रेनेसा से कौन सा जो है ग्रुप संबंधित नहीं है? बेकन, जॉर्ज चैपमैन, फ्रांसिस बियोमोंट, जॉन ड्राइडन, सैमुअल बटलर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, थॉमस मोर, डन, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, थॉमस किड। तो बताइए आपको कौन सा जो है रेनेसा से संबंधित नहीं लग रहा है? एक बात आप देख रहे होंगे कि उत्तर नंबर जो बी है ना, नियो क्लासिकल वाले हैं। बेन जॉनसन का वॉलपोन बहुत फेमस है, और बेन जॉनसन और ये जो है उनसे संबंधित है ना, नियो क्लासिकल से संबंधित है ये लोग। A period of rebirth and creativity in art, writing, and thought from about 1300 to 1600 AD, beginning in Italy, eventually spreading throughout Europe। कौन से की बात हो रही है? तो बिल्कुल रीबर्थ शब्द आ गया तो पहचान ही गए होंगे, रेनेसा की बात हो रही है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द रेनेसा? इंग्लिश ड्रामा का फादर किसको कहते हैं? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। क्रिस्टोफर मार्लो को कहते हैं। यहाँ पर अगर आप शेक्सपियर करे आएंगे तो गलत हो जाएगा साथियों। ड्यूरिंग रेनेसा और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द रेनेसा क्रिस्टोफर मार्लो उत्तर होगा, शेक्सपियर मत करें आना, ठीक है। Which French writer known for his satirical works is credited with coining the term Renaissance? किसने रेनेसा टर्म कोइन किया and is considered one of the most important literary figures of the late 16th century? Michael de Montaigne, Francois Rabelais, पेरे डे रोंजेड या जोचिम ड्यू बिले? तो मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है थोड़ी, लेकिन उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैंकोइस रिबेलिस जो है, इन्होंने जो है अपने सैटारिकल वर्क्स के लिए जाने जाते थे, और इन्होंने जो है रेनेसा टर्म कोइन किया, ऐसा इनको क्रेडिट दिया जाता है। फ्रेंच राइटर है फ्रैंकोइस रिबेलिस, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। पेपर में आ गया तो भैया जो गलत हो गया तो समस्या है फिर तो। लास्ट ग्रेट रेनेसा पोइट इज, रेनेसा को लास्ट ग्रेट पोइट किस हो? मिल्टन हो, ड्राइडन हो, डन हो, या वेबस्टर हो? चारों के आगे जॉन लगा हुआ है ना, तो लास्ट तो जी जॉन मिल्टन साहब थे। द लास्ट ग्रेट रेनेसा पोएट कहे जाते हैं जॉन मिल्टन साहब को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर विक्टोरियन नॉवलिस्ट? विक्टोरियन नॉवलिस्ट कौन सा नहीं है इनमें से? जेन ऑस्टन जी, चार्ल्स डिकन्स जी, चार्लेट ब्लॉन्ट जी, जॉर्ज एलियट जी। तो नीचे वाले तीन तो लग रहे हैं। जेन ऑस्टन जी जो है वो नहीं है, और वो किस एज के हैं ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस आपका सवाल सही हो जाएगा एग्जाम में। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ विक्टोरियन एज इन लिटरेचर? तो सेंट्रल फिगर कौन सा है विक्टोरियन एज का? विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकन्स, जेन ऑस्टन, लॉर्ड बायरन। तो बिल्कुल डिकन्स साहब का नाम आपके दिल और दिमाग में बैठ गया होगा अगर आपने जो है अच्छे से विक्टोरियन एज पढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन पोएट्री? तो विक्टोरियन पोएट्री की कौन सी विशेषता नहीं है? नेचर एंड सबलाइम पे फोकस करते थे, सोशल एंड मॉरल इशू पे बात करते थे, यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज करते थे, प्रेफरेंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल थीम। बताइए। फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट तो इस ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो मेटाफिजिकल वालों का काम था, ठीक है। ऊपर वाले तीन याद रखना, नेचर और सबलाइम से भी संबंधित है ये विक्टोरियन एरा, है ना। Which literary movement emerged during the Victorian era? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो रियलिज्म ही आया था, ये तो जायज सी बात है, आप समझते होंगे इस चीज़ को। विक्टोरियन एज के दौरान रियलिज्म मूवमेंट आई थी। द टर्म विक्टोरियन इज ऑफन एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल विक्टोरियन वैल्यू? कौन सी जो है विक्टोरियन एज की वैल्यू नहीं है? हार्डवर्क एंड इंडस्ट्री, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड नॉन कन्फर्मिटी, या रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन। तो अथॉरिटी और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे, रेस्ट्रेंट थे, हार्डवर्क करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मिटी नहीं था, है ना, सोशल थे, इंडिविजुअल नहीं थे।
व्हाट वाज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन विक्टोरियन लिटरेचर, किसका प्रभाव पड़ा था भाई? फ्रांसीसी क्रांति का तो रोमांटिसिज्म पे पड़ा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या रेनेसा? तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल थीम ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर की सेंट्रल थीम कौन सी नहीं है? conflict between faith and dot social issues such as poverty and class disparity. Industrial revolution lead to rapid urbanization, changing the social and economic structure. Logic, decorum या moral instruction? तो लॉजिक, डेकोरम और मॉरल इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये न्यू क्लासिकल एज की बात है, नियो क्लासिकल की बात हो रही है ये। तो ऊपर वाले 3 बातें याद रखना, ये सब विक्टोरियन एरा से संबंधित है। रट्टा मार लेना, मन तो मारा था भैया तभी लगाऊं, ठीक है, आपको भी मारना पड़ेगा, और जब मार लोगे रट्टा तो फिर पेपर में प्रश्न सही होगा, और मारना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल, याद तो करना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? आपको लग रहा होगा कि सर तो आप तो सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं। एक्चुअली में मेरी एक तो तबीयत ख़राब है ना, नहीं तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलता, मेरे को जल्दी जल्दी ये क्लास अपलोड करनी है, तो फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस कारण ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं। और आप जो है इसको याद कर लेना, बस इतना सा उद्देश्य है, ठीक है। टीम ने अच्छे प्रश्न बनाए हैं तो याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? कौन सी बात जो है ए एल टेनिसन के बारे में सही नहीं है? पोएट लॉरेट बने 1850 से 1892 तक। लोटस ईटर्स, यूलिसस एंड ट्रिटोनस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय टेनिसन। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो लोटस ईटर्स, यूलिसस, एक टाइटोनस जो है, ये आप मेरे को प्रॉपर वर्क तो याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ है, तो आप ये भी देख लेना, है ना। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन ने लिखे थे। टेनिसन पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड इट्स कन्फ्लिक्ट विद रिलीजन। टेनिसन वाज द फर्स्ट लॉरेट। तो इन चारों में से एक बात ही जो है आपको दिख की होगी कि गलत बताई जा रही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्राइडन जो है फर्स्ट पोएट लॉरेट बने थे, विक्टोरियन एरा से संबंधित है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न विक्टोरियन एरा से संबंधित है। जॉन ड्राइडन फर्स्ट लॉरेट बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्री राफेलाइट ग्रुप? प्री राफेलाइट ग्रुप के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ये जो है 1848 में आया था। पोएट पेंटर्स थे ये लोग। ओरिजिनल फाउंडर होलमैन हंट, जॉन मिलाइस, डांटे, जीबी रोजेटी थे। द पीआरबी ग्रुप popularized the notion of art for life's sake. The periodical of PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood is the germ। तो जर्म तो था ही, लेकिन आर्ट फॉर लाइफ सेक नहीं बल्कि आर्ट फॉर आर्ट सेक था साथियों, बिल्कुल आर्ट फॉर आर्ट सेक। प्री राफेलाइट वाले बात करते थे। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट विक्टोरियनिज्म? विक्टोरियनिज्म के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? कोरोनेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया इन 1837 सही है। इन 1848 फाउंडर ऑफ पीआरबी ग्रुप, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड ग्रुप, ये भी सही है। द टर्म विक्टोरियनिज्म इज ए पेजोरेटिव derogatory term that connotes narrow-mindedness, sexual priggishness. G.B. Shaw, George Bernard Shaw is a Victorian novelist। तो बताइए कौन सी बात जो है, तो सी नंबर बात को आप अच्छे से पढ़ लेना। विक्टोरियनिज्म इज ए प्रिजुरेटिव होना चाहिए मेरे ख्याल से, डेरोगेटरी टर्म दैट कॉनोट्स नैरो माइंडनेस, सेक्सुअल प्रिगनेस। तो आंसर डी जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शो थे, ये नोवेलिस्ट नहीं थे बल्कि ड्रामेटिस्ट थे। हाँ ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और बाकी सारी बातों, अगर कुछ और भी आपको पता है इस बारे में तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट, ठीक है। तो थैंक यू साथियों, सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अब सिर्फ आपको एक बेस्ट विशेज़ की वीडियो मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना अच्छे से। मेरी तरफ से आपको मैंने लिटरेचर पर पूरा कवर करा दिया। लिटरेचर इसलिए करवाया क्योंकि मुश्किल चीज़ें ही लोग जो है यूट्यूब पर नहीं कराते, आसान ग्रामर का तो हर कोई डाल देगा, ठीक है, लिटरेचर का डाल के दिखाए, ठीक है। तो मैं अपना ये सारा सिस्टम जो है बंद करके जो है, और आप वहाँ से देखना, ठीक है, मैं अपना सारा सिस्टम बंद कर दूंगा। बिल्कुल रेगुलर मोड में पढ़ा नहीं सकते साथियों,
क्योंकि पैसा जो है ना वो सभी को दिखता है कि पैसा नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसीलिए जो है अपना जो असली जो कंटेंट होता है, जो मसाला होता है, असली जो पढ़ने वाली बात होती है वो कोई नहीं डालता यूट्यूब पर, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसा कोई लालच वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे बिल्कुल आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देता हूँ। आप शायद आप तुलना करोगे तो अ, आप चाहे 20-20 हज़ार की कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, उससे 21 ही बेटर होगा, 19 नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो आप ये भी ध्यान रखना कि कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना है। स्टेटस स्टोरी, अपने पर्सनल डीएम कैसे भी करके जो है लोगों तक पहुंचाना है अपना चैनल। बाकी तो सब ईश्वर के हाथों में है, ठीक है। तो आप 5-10 सेकंड मेरे लिए निकालें अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू सभी का। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू appear in the examination. Patal and the whole team of the English laboratory will always help you in achieving your goals. Promise me that you shall help me in achieving my vision and mission, affordable education of English to all. तो अफोर्डेबल एजुकेशन का मेरा विजन है, आप इसे पूरा करने में मदद करें। मैं पटल अरोड़ा, सीनियर टीचर इंग्लिश, रैंक 165, ठीक है। तो ये क्लास को आज जो है हम समाप्त करते हैं। मेरी पूरी टीम का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छे लोग हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा मदद की है और आगे भी जो है करते रहेंगे मेरी मदद, तो इनका भी एक बार फिर से धन्यवाद, ठीक है साथियों। मिलेंगे कोई बढ़िया सी क्लास में किसी नए विचार के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।